नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, एक तरफ तो ईरान का जो युद्ध चल रहा है अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, वो एक बड़े खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कल देर रात ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और कहा है कि भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत के पक्ष में है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अंजू देखिए, भारतवर्ष ने इस पूरे संघर्ष के दौरान एक इस प्रकार का माहौल भारतवर्ष में रहा है कि भारत अपने संवाद, अपने कम्युनिकेशंस को अमेरिका के साथ भी, रूस के साथ भी, इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी बना करके रखा हुआ है। और हमारी आज हर देश के साथ बातचीत हो रही है और यही वजह है कि दुनिया में भारतवर्ष को डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स के सूत्रधार के तौर पे देखा जा रहा है। और ये भी लोग मानते हैं कि अगर इस पूरे एपिसोड, इस पूरे संघर्ष का कोई परिणाम, कोई सकारात्मक परिणाम निकलने की संभावना है तो उसका कहीं ना कहीं आधार भारतवर्ष हो सकता है। आप देखेंगी कि कल हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात करी, उसका परिणाम तुरंत आपको सामने आता हुआ नजर आया। हमारे कुछ शिप्स वहां से छोड़ दिए गए और वो अपने डेस्टिनेशन पे आ गए। उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने उनके राष्ट्रपति से बात करी है। आप ये देखिए, ये भी नोटिस करने की बात है कि उनके राष्ट्रपति से उन्होंने बात करी है और उन्होंने उनको साफ शब्दों में कहा है कि भारत शांति का पक्षधर है, भारत सबके साथ मिलकर के रहना चाहता है और उन्होंने कहा कि भारतीय जो वो उनके देश में हैं उनकी सुरक्षा के बारे में उनसे बातचीत करी और जो भारत के एसेट्स हैं वहां पर, उन एसेट्स की सुरक्षा के बारे में बातचीत करी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है और इसके वजह से अब देखेंगे आपकी बहुत जल्द जितने और हमारे वहां पर शिप्स हैं जो भारतवर्ष वापस आ सकेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्चर पूरे इस युद्ध के अंदर सिद्ध हो सकता है। सर, युद्ध बड़े विनाशक मोड में पहुंच गया है। अब तो न्यूक वेपन के इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल्स जो होते हैं बातचीत के, उसके लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ ही देख रही है? हमारे देश का विपक्ष भी यही कहता है कि पीएम मोदी कुछ क्यों नहीं करते। तो आपको लगता है कि वो घड़ी आ गई है जब पीएम मोदी को अपनी कोई बड़ी भूमिका निभानी पड़े, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति से बात की? क्योंकि इतने दिन से तो राष्ट्रपति से शायद पीएम मोदी ने बात नहीं की है, हमारे विदेश मंत्री ही उनके विदेश मंत्री से बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। बिल्कुल ये समय है, यही मैं बता रहा था कि यही समय है। और अगर कोई इस चीज का लाभ क्योंकि देखिए, इस युद्ध का व्यापक प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ रहा है। पूरे विश्व को इससे नुकसान हो रहा है। आप देख लें, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका में हर जगह फ्यूल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, सब चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। जर्मनी में 22-25% पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं और अगर ये और कुछ ज्यादा समय तक ये क्रिटिकल चोक पॉइंट बंद रहा तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत घातक असर होगा। हालांकि मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं दूर एक संभावना ये भी लगती नजर आ रही है कि जो 1929 से 1939 तक का जो ग्रेट रिसेशन था, कहीं ना कहीं अमेरिका के इस एक्शन से पूरी दुनिया उस रिसेशन की तरफ ना बढ़ जाए। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर इसी प्रकार से ये चलता रहा तो ये संभावना बन सकती है, पूरे विश्व को परेशानी इससे होगी। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक बेहतरीन डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है जिससे उन्होंने सीधे राष्ट्रपति से बात करी है। ये संभावना बन रही है कि कोई सोल्यूशन इसका निकाला जाए। इनफैक्ट जब उन्होंने शुरुआत करी थी अपने कन्वर्सेशन की, उसी समय सबसे पहले उन्होंने जो ईरान में मौतें हुई हैं, देखिए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जो है वो कई ठीक बात नहीं होती है। और जो मौतें ईरान में हुई हैं, खास करके ऐसे लोगों की जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, सिविलियंस की, बच्चों की, लड़कियों की, उनके ऊपर उन्होंने हार्दिक संवेदना व्यक्त करी है। ये एक बहुत बड़ा अपनी जो बातचीत को इनिशिएट करने का बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा तरीका है, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये तमाम चीजें देख करके ऐसा लगता है कि भारत एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने का प्रयास कर रहा है और वो भारत महत्वपूर्ण रोल अदा कर भी सकता है। और इससे
पूरे विश्व का कल्याण होगा। याद करिए जो हम रोज अपने पूजा प्रार्थना में कहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, मानव प्राणियों में सद्भावना हो, तो ये उसी विश्व के कल्याण के हेतु हमारे प्रधानमंत्री ने ये जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है। और जो लोग ये उनको कह रहे थे कि वो कुछ करते क्यों नहीं, ये मुझे लगता है उनको सही इसका उत्तर मिल गया है। सर, इसके साथ साथ अगर हमारे विदेश मंत्री ने कल दिन में ईरान के विदेश मंत्री से बात की और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे 2 जहाज निकले, 28 जहाज जो फंसे हुए हैं वो भी निकलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जिन जहाजों पर तिरंगा लगा होगा उनको हम जाने देंगे। तो ये भी तो बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है ना भारत के लिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर तो विपक्ष इसको भी मुद्दा बनाने में लगा हुआ था कि ईरान के साथ हमारे बड़े पुराने संबंध हैं और भारत ने अपने संबंध खराब कर लिए क्योंकि इस युद्ध से 2 दिन पहले पीएम मोदी इजराइल गए थे। इसको भी जोड़कर देख रहे थे ना। देखिए, आपको ये मैं बता दूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो इजराइल विजिट है, इसको बेवजह इसके साथ लिंक किया जा रहा है। आपके मैं प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, ये मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं कि जो युद्ध है, इस युद्ध की तैयारियां महीनों पहले से चल रही थी। ऐसा नहीं है कि वहां प्रधानमंत्री हमारे इजराइल गए तो फिर अब्राहम लिंकन वहां पर आ गया, जेराल्ड आर फोर्ड वहां पर आ गया, पूरे इतने अमेरिका की एयरफोर्स वहां पर आ गई। ये जो बिल्डअप है ये महीनों से चल रहा था। कब हमला होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये महीनों से इनको पता था। इसमें हमारे प्रधानमंत्री के इजराइल विजिट का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और प्रधानमंत्री भी ऐसे कोई बच्चे नहीं है कि उनकी विजिट सुबह 8 बजे उन्होंने प्लान किया कि चलो भाई इजराइल चलते हैं। उनकी पूरी साल भर का कैलेंडर पहले बनता है और ये इजराइल की विजिट काफी समय पहले से मुझे लगता है प्लान होगी। और अगर प्लान नहीं भी है तो इसका अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले से दूर 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 तक कोई लेना देना नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ समझने की है। क्योंकि और दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जाकर के लड़ाई शुरू करवा के आ गए, ये बचकानी बातें हैं और इन बचकानी बातों को यदि ना किया जाए तो वही मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से हमने हर लेवल के ऊपर कूटनीति करी है, हाई सीज से रूस का जो तेल है वो भारत आया है, कहीं और नहीं गया है। भारत अकेला देश ऐसा है जहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। भारत अकेला देश ऐसा है जिसको कि चीन और रूस के अलावा, क्योंकि चीन और रूस से सामान आ रहा है ईरान की मदद के लिए, भारत अकेला मेरे ख्याल से ऐसा देश है जिसके शिप्स को उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दिया है। ये भारत की आउटराइट कूटनीतिक विजय है और ये कूटनीतिक विजय भारत के प्रधानमंत्री और भारत का जो करंट डिस्पेंसेशन है उसकी है। और इसका पुराने हमारे जो कह रहे हैं कुछ लोग कि हमने संबंध बनाए थे, ये किया था, वो किया था, ये लोग 1989 के बाद से इनको कभी भी आज तक तो मेजॉरिटी मिली नहीं है। ये ऐसी बात करते रहते हैं। तो जब मुद्दे नहीं होते तब आप इस प्रकार की हरकतें करते हैं। मुझे लगता है कि ये भ्रांति जो फैलाई जा रही है कुछ विपक्षी दलों के द्वारा, वो भ्रांति फैलाने में उनकी मास्टरी पीएचडी करके रख के बैठे हैं वो लोग। इस बात को पूरे लोगों को पता होना चाहिए कि वो गलत चीजें फैला रहे हैं। और आज का जो भारत है वो बहुत शक्तिशाली और ऑल अलाइंड भारत है। जैसा कि मैंने कहा, पूरे संघर्ष के दौरान रूस, अमेरिका, इजराइल, ईरान सबके साथ संपर्क अगर किसी का था तो वो भारत था। इस बीच हो सकता है बहुत सारे ऐसे देशों जो समझ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से बहुत दिक्कत आ जाएगी, अमेरिका तो अपने पैसे कमाएगा लेकिन बाकी देशों में तो हाहाकार मच जाएगा, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सर, ये जो फोन पर बातचीत हुई है वो वहां का जो नया सुप्रीम लीडर बने हैं खमेनी के बेटे मुर्तजा खमेनी, उनके संबोधन या उनके संदेश के बाद हुआ है और उनका संबोधन बड़ा खतरनाक था सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके संबोधन के बाद हुआ है। और ये भी बात आप देखिए, उनके संबोधन के बाद हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री ने उनसे बात नहीं करी है। क्योंकि आज भी इस बात को आप मान लीजिए कि जो इनके वैधानिक प्रमुख हैं ईरान के, वो पेजेश्कियान ही हैं जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं। तो ये बिल्कुल सही डिप्लोमेटिक चैनल से, सही व्यक्ति से उन्होंने बात करी है। और जिस प्रकार से वो खमेनी का अपना अलग स्टेटस है, लेकिन
जो स्टेट हेड हैं वो पेजेशकियान है, और ये मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा कदम कदम इन्होंने उठाया है। और ये बातचीत आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके स्टेटमेंट के बाद हुई है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट के बाद ये बातचीत करना इसलिए जरूरी था कि वो बहुत ऑफेंसिव स्टेटमेंट था। वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि आने वाले 20-25 साल तक कोई संभावना नहीं है कि ये युद्ध खत्म हो जाए, और हम उस समय तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमारा या तो पूरा कंपनसेशन नहीं मिल जाए या उतना का उतना नुकसान हम आपके ऊपर ना पहुंचा दें। तो ऐसे समय में इस प्रकार की बात करना आवश्यक था, ताकि जो हो रहा है उसको नई दिशा प्रदान करी जा सके। और वही नई दिशा मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री ने पेजेशकियान से बात करके उसको देने का प्रयास किया है। मुज्तबा खamenei, उसका एक संदेश भी सामने आ गया है जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, सीधे सीधे टारगेट किया गया है अमेरिका को, ट्रंप को। लेकिन सर, वो संदेश आया है, उन्होंने सामने आकर तो कहीं कुछ नहीं बोला है। तो इसका तो सबसे पहले मतलब समझाइए कि वो संदेश आने का मतलब क्या है। देखिए अंजू, सबसे बड़ी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि संदेश आया नहीं है। उन्होंने खुद आकर के राष्ट्र के नाम कोई संबोधन नहीं किया है। उनका एक लिखित मैसेज जो है अब ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर पढ़ा गया है। इसके देखिए दो स्ट्रेट मतलब जो मेरे को समझ में आ रहे हैं वो ये है। पहला, कि उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो बाहर आकर के राष्ट्र को संबोधित कर सकें फिजिकली उनको, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो भी उस हमले में काफी बुरी तरह से घायल हुए थे। कुछ कह रहे हैं कि इनका एक लेग एम्प्यूटेड है। ये भी संभावना है कि वो शायद वो भी शहादत पा गए हों और वो ना हो, लेकिन इसको बनाया जा रहा है आईआरजीसी के द्वारा, ताकि वहां पर ऑर्डर बना रहे, ये मुझे लगता है। दूसरी बात ये मुझे लगती है कि वो बाहर इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि इनके पीछे लगातार अमेरिका और इजराइल की सीक्रेट एजेंसीज पड़ी हुई हैं। जैसे ही ये बाहर आने का प्रयास करेंगे वैसे ही इनको टारगेट करके शायद एलिमिनेट कर दिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा मुझे लगता है उनको होगा। इस वजह से अगर वो हैं और अगर वो सही हालत में भी हैं तो भी वो बाहर आकर के मैसेज इसलिए नहीं दे रहे हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको पूरी तरह से खतरा है। क्योंकि आज ईरान की परिस्थिति यह है कि उनको किसी को पता नहीं है कि कौन मोसाद का और सीआईए का एजेंट है। इस बुरी तरह से इस मोसाद और सीआईए के लोगों का नेटवर्क जाल बिछा हुआ है ईरान के अंदर। सर, और जो कुछ उन्होंने मैसेज में आया है वो बड़ी मतलब ऐसी बातें जो सीधे सीधे अमेरिका को ही चुभेंगी। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जितने भी बेस अमेरिका के इस रीजन में है उन सबको हटाए अमेरिका, बल्कि उल्टे शर्तें कहां तो अमेरिका थोपने वाला था ईरान के ऊपर, अब तो ईरान ही शर्तें रख रहा है इस युद्ध को खत्म करने की अमेरिका के सामने। बिल्कुल अंजू, यही बात आज समझने की है कि ईरान के पास कुछ ऐसा है या उनको इस प्रकार का कोई आत्मविश्वास है कि वो पूरी तरह से अमेरिका से लोहा, न केवल लोहा ले सकते हैं बल्कि उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से ये जो मैसेज है, ये जो इनका संदेश है मुज्तबा खामनेई का पूरी दुनिया को जो उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है। एक तो उन्होंने डायरेक्ट ट्रंप को, हालांकि उन्होंने बाद में कहा था लेकिन मैं इसको पहले इसलिए ला रहा हूं कि यह मैसेज समझना बहुत आवश्यक है। उन्होंने डायरेक्ट ट्रंप को कहा है कि जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बिल्कुल सही साफ शब्दों में कहा गया है। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी सबसे जरूरी बात कही है वो ये है कि ईरान पर हुए हर हमले की जो भी उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लेंगे, और अगर उन्होंने ये भरपाई नहीं दी तो उतना का उतना नुकसान वो अमेरिका और इजराइल यानी कि अपने शत्रुओं के ऊपर पहुंचाएंगे। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, हो सकता है कि उनका जो निशाना गल्फ कंट्रीज भी हो जहां पर कि अमेरिका की मौजूदगी है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि तमाम जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो बेसेस हैं उनके वहां पर जहां पर उनकी सेनाएं, चाहे कोई भी हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे नभ जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, जहां वो लोग हैं उन सब को पूरे क्षेत्र में से, पूरे रीजन में से उनको खाली करना पड़ेगा। असंभव, ये असंभव शर्त है, लेकिन ये उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि अपने शत्रुओं पर और अमेरिका के मित्रों पर दबाव बनाए रखने के लिए हर हालत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी धमकी है अंजू, और ये धमकी पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को डायरेक्ट इंपैक्ट करने वाली धमकी है।
तो इसको मुझे लगता है लाइटली नहीं लेना चाहिए। फिर उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश करी है कि जो उन्होंने अपने पड़ोसी देशों के ऊपर हमले करे हैं, उसको उन्होंने कहा है कि हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक आप अमेरिका के बेसिस को अपनी धरती पर बनाए रखोगे, हम आपके ऊपर हमले करते रहेंगे। आप तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के बेसिस पर हमले करते रहेंगे। ये आपकी बदकिस्मती है कि वो बेस आपके शहर, आपके देश में है। तो ये बहुत साफ एक मैसेज गया है। उसके अलावा एक इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है जो कि वर्षों से इसको मनाते चले आ रहे हैं, उसको अल कुद्स डे कहते हैं। अल कुद्स एक अरबी शब्द है जिसका मतलब जेरूसलम होता है, और उस दिन ये फिलिस्तीन मूवमेंट या फिलिस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी करते हैं, और पूरे विश्व में इसके इसके फेवर में मार्चेस होते हैं, लंबी लंबी रैलियां निकलती हैं। इंग्लैंड में भी वो रैली निकलने वाली थी। ये आमतौर पे चौथे रमजान माह के चौथे शुक्रवार यानी कि आज निकलनी चाहिए थी, परंतु इंग्लैंड के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो हालांकि वो स्वयं एक मुस्लिम महिला हैं, उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया है, क्योंकि इससे वहां पर अराजकता फैलने की संभावना थी। कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे देश इसके ऊपर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुज्तबा खामनेई ने अपने मैसेज में साफ कहा है कि तमाम देश इस फंक्शन में, इस इवेंट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि एक मैसेज ऑफ सॉलिडारिटी ईरान, इजराइल और अमेरिका को दे सके। यह भी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहीं ना कहीं कही है। तो ये मुझे लगता है कि एक चीज और उन्होंने कही है कि हम अपने देश में हुए हर खून के कतरे का बदला लेंगे। हर खून के कतरे का अर्थ ये बोला है उन्होंने कि चाहे वो सुप्रीम लीडर खामनेई की का खून हो, या स्कूल में जान गंवा चुकी बच्चियों का खून हो, हर खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। अर्थात ये जो युद्ध है, मुझे आने वाले कुछ दिनों में खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। एक और दबी जबान से कहीं ना कहीं उन्होंने न्यूक्लियर का नाम लिया है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए परमाणु ना, उन्होंने शायद डायरेक्टली ये नहीं कहा कि हम परमाणु बम फायर कर देंगे या हमारे पास है या वो नहीं। उन्होंने ये जरूर कहने का प्रयास किया है कि हम सक्षम हैं। कुछ शब्द, इस वर्ड्स टू दैट इफेक्ट अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो, कि उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि हम सक्षम हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर वो कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड बना भी नहीं पाएंगे, तो एक डर्टी बॉम्ब बनाने में उनको ज्यादा समय मुझे लगता है नहीं लगेगा। डर्टी बॉम्ब एक बिल्कुल क्रूड किस्म का रेडिएशन म्यूनिशन होता है, रेडिएशन उससे बहुत बड़ा आप असर डाल सकते हैं, लेकिन ये आत्मघाती होगा। अगर उन्होंने कोई इस प्रकार की कोई चीज करने की कोशिश करी, तो जिस प्रकार का परमाणु संहार ईरान का होगा, उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है कि उनके जो एड्रेस में एक बात जो बहुत ज्यादा, अगर ये उन्होंने कही है तो ये बहुत ज्यादा खटकेगी, और इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं कि वो परमाणु शक्ति या परमाणु हथियार का प्रयोग करें। अब वो इस तरह की शर्तें रख रहे हैं, तो हो सकता है उनके पास भाई डर्टी बम ही हो, क्योंकि उनके पास यूरेनियम तो था। अगर वो 60% भी संवर्धन हो गया है सर, या 80% भी हो गया, तो भी वो न्यूक्लियर बम बनाने के तो करीब थे। ये डर तो इजराइल को सता रहा था ना, यही डर तो अमेरिका को सता रहा था। और फिर ट्रंप ने खुद कहा था कि उनको डर था कि अगर हम हमला नहीं करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। अब तो उनको और बहाना मिल जाएगा सर। अब तो वो ये कह सकते हैं कि खुद ही मुज्तबा खमेनी कह रहा है कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है, इस तरह के बम का इस्तेमाल कर सकता है, हमें डर है, और ऐसे में हमने ही कर दिया। नेवादा में क्या हुआ अभी पिछले हफ्ते सर, कितने ट्रेमर्स आए थे, कहा जा रहा था ना वहां पर कोई न्यूक टेस्ट कर रहा था अमेरिका। हाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, नेवाडा में जो हुआ उसको हम डायरेक्टली इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार के वहां पर ट्रेमर्स महसूस किए गए थे, उससे एक बात निश्चित है कि वहां पर कोई बहुत बड़े ईल्ड का परीक्षण जरूर हुआ है। हो सकता है ये परमाणु परीक्षण ना हो, ये मैं डायरेक्टली नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन परीक्षण बहुत ज्यादा ईल्ड के किसी वेपन का परीक्षण वहां हुआ हो सकता है। और ये इस बात का द्योतक है, देखिए अंजू, कि वो अमेरिका मैसेजिंग कर रहा है कि हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और अब जबकि मुस्तफा खामनेई का भी इसी प्रकार का कोई एक बयान शायद आया है जिसमें उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ बात करी है, तो ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार का ये जिस प्रकार के इन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं, ये एक
अमेरिका के लिए बहाना हो सकता है, और उसको बहाना लेकर के, और उसको, जैसे कि उन्होंने अभी ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए थे, और इसको इसी प्रकार से वो जस्टिफाई कर रहे थे कि अगर हमने ये स्ट्राइक्स नहीं किए होते तो ईरान ने हमारे ऊपर ये स्ट्राइक्स कर दिए होते, इसलिए हमने उनको प्रीएम्प्ट किया। और इसी चीज को लेकर के ये जो आज की मुज्तबा खामनेई की स्पीच है, इसको एक बेसिस बना करके, आधार बना करके कहीं ना कहीं अमेरिका कुछ भी कर सकता है। ये मेरे को एक हंच, गट फीलिंग है। तो मेरे को ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ये युद्ध पहुंचता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हाँ, एक बात और खामनेई ने कही है, और वो बात इसलिए कही है कि क्योंकि खामनेई को अब जो इकलौता डर शायद सता रहा है वो ये है कि उनके ईरान के भीतर जो लोग हैं, जो कि खामनेई के काम करने के तरीके से, बड़े खामनेई के काम करने के तरीके से और इनसे इनसे प्रसन्न नहीं थे, कहीं वो लोग कुछ ना करें। तो इसलिए उन्होंने अपने मैसेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि सभी लोग मिलकर चलें, सब लोग मिलकर इन चीजों का सामना करें। तो वो कहीं ना कहीं अपनी आवाम को एक संदेश दे रहे हैं कि आप इकट्ठे रहो और इकट्ठे होकर के अमेरिका और इजराइल का सामना करो और उनको जितना संभव हो सकता है नुकसान पहुंचाओ। तो ये एक, मुझे लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने का प्रयास किया है। सर, लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि ईरान इज वेरी टफ कंट्री, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये 14 दिन के वॉर के बाद कहां खड़े नजर आ रहे हैं आपको? उनको तो लग रहा था कि वो वेनेजुएला की तरह 24 घंटे में निपटा देंगे, लेकिन जिस तरह से ईरान पेश आया उससे तो मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी चकरा गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा इनका जो एप्रिसिएशन है और जो जो रिटेलिएशन ईरान का इन्होंने सोचा था, उस रिटेलिएशन से कहीं ज्यादा ईरान रिटेलिएट कर चुका है, और अभी भी वो लगातार शर्तों पे शर्तें रखा चले जा रहा है। अगर ईरान शर्तें रख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान को, ईरान की शख्सियतों को, ईरान की लीडरशिप को, ईरान की आर्म फोर्सेस को ये पता है कि वो सामना कर सकते हैं, न केवल सामना कर सकते हैं बल्कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप पूछ रही हैं कि ट्रंप कहां खड़े, मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार का नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स हुआ है, देखिए, इतना जबरदस्त, आधे ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर्स उनके ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। ये तो मेरा संभाव, इससे कहीं ज्यादा मैं कह रहा हूं हो सकते हैं, हो गए हों। आप सोच सकती हैं कि एक थार्ड की कीमत कितनी है, एक और एडी सिस्टम की कीमत कितनी है। दो कैरियर बैटल ग्रुप्स को, एक को मेडिटेरेनियन में और एक को अरेबियन सी में मेंटेन करना, कॉलोसल अमाउंट ऑफ मनी। उसके अलावा अमेरिका को जो बैक होम इकोनॉमिक बैकलैश है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो दो तीन चीजें उभर करके सामने आती है। पहला, इनको आर्थिक नुकसान। दूसरा, अमेरिका की जो जो पॉपुलैरिटी है वो गिरी है। एक बात आप इतिहास उठाकर खंगाल के देखें तो जितने भी राष्ट्रपति अमेरिका के किसी भी युद्ध में गए हैं, चाहे उसका परिणाम बाद में कुछ भी रहा हो, उस युद्ध में जाने के बाद उनकी रेटिंग 80, 85, 90% तक पहुंच गई थी। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका एक युद्ध में गया है, परिणाम इसका भी शायद कुछ भी हो, ट्रंप की पॉपुलैरिटी, एक्सेप्टेंस रेटिंग लगातार गिरती चली जा रही है। वजह बिल्कुल साफ है, अमेरिका भी इस बात को जानता है कि अमेरिका ने ईरान में हमला करके बहुत ज्यादा अक्लमंदी का काम नहीं किया, मेरे को लगता है। तो ये बात सब जानते हैं, और इसका प्रभाव कहां मिलेगा देखने को अंजू, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा वर्ष के अंत में। मिड टर्म इलेक्शंस हैं, 25-30 के आसपास इनकी सीट्स उसमें स्टेक्स पर है। मुझे लगता है कि उधर इनको एक झटका लगने वाला है, क्योंकि आज की परिस्थिति में जो हालत ट्रंप की पॉपुलैरिटी की है, उससे इनको बहुत बड़ा खामियाजा इलेक्शन में भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल सर, 34% पर इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो गिर चुकी है, और कहा जाता है कि इतनी कम पॉपुलैरिटी तो अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट की नहीं रही है। तो ये तो पर्सनल तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 दिन से तो ये राग अलाप रहे हैं कि वॉर खत्म हो गया, वॉर खत्म हो गया, हमने जीत लिया, हमने जीत लिया। सर, अगर जीत लिया तो ये शर्तें लेकर कैसे आ सकते हैं मुत्सबा खमेनी? और फिर उन्होंने तो जोर देकर ये भी कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे ही नहीं। और ऊपर से अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम तो सबसे बड़े उत्पादक हैं तेल के, और अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो फायदा हमको ही होगा, हम तो बहुत पैसा कमाने वाले हैं। सर, ये क्या मतलब हुआ? पूरी दुनिया को आपने मुसीबत में डाल दिया और अब आप पैसा कमाने की सोच रहे हैं।
हाँ, बिल्कुल अंजू, सबसे बड़ी समस्या डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जितने भी सलाहकार समिति है, उनका एक ही सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो तमाम बिजनेसमैन हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पैसा और बिजनेस के तरीके से पूरी दुनिया को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे कानून, ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस की तरह नहीं चल सकते हैं। और उनको लगा होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरह से कैलकुलेट किया होगा। मेरे पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है लगभग, कि इनको एडवाइस किया गया था इनके मिलिट्री लीडर्स के द्वारा कि ये बात समय भी सही नहीं है और ये हमला भी इस प्रकार से करना सही नहीं है। लेकिन उन्होंने शायद इन्हीं टर्म्स में इस बात को सोचा होगा, उनको ये बात का मालूम होगा कि इसके पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। इन तेल की कीमतों के बढ़ने से दो राष्ट्रों को बहुत जबरदस्त लाभ हुआ है, रूस और अमेरिका, क्योंकि इन लोगों ने अपने तेल की खपत इनकी बढ़ गई है, बिक्री बढ़ गई है और इनके, तो ये मेरा मानना है कि इनको एक बिजनेस की तरह इन्होंने देखा। यही वजह है कि उनको अमेरिका के अपने लोगों की कोई परवाह नहीं है। आज अमेरिका जिस प्रकार से, चाहे वो उनकी टैरिफ नीतियां हो या ये नीति हो, उसकी वजह से इकोनॉमिक बैकलैश अमेरिका में, अमेरिका के लोगों में देखने को मिल रहा है। वहां पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ चुकी है, 40%। अर्थ यह है कि अमेरिका अपने खुद के लोगों से पैसा कमा रहा है, उनकी जो तेल कंपनियां हैं वो पैसा कमा रही हैं। जो $2.7 का गैलन फ्लोरिडा में, क्योंकि मैं वहां था कुछ दिन पहले, वहां पर $2.7 पर गैलन, $2.8 पर गैलन वहां पर पेट्रोल मिल रहा था। आज वही 3.5 पौने $4 पर गैलन हो गया है। 40% इंक्रीज ये 2 हफ्ते में। तो ये बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको नुकसान होने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप के इसके अलावा देखिए, दो बातें और उन्होंने कही हैं, हम थोड़ा सा मैंने इसको कवर करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये कहा है कि गल्फ कंट्रीज पे हमले जारी रहेंगे। उन्होंने ये अमेरिकन बेसिस के बारे में अलग कहा है और गल्फ कंट्रीज के बारे में अलग कहा है, और फिर वो कहते हैं कि आप सारे ठिकाने बंद करके चले जाओ। तो ये तमाम चीजें वो इसलिए शर्तें रख रहे हैं। देखिए, आपको अमेरिका क्या चाहता है, देखिए, आपका कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, रिजिम चेंज नहीं हुआ, न्यूक्लियर नहीं हुआ, मिसाइल ड्रोन की खत्म नहीं हुआ, अपने प्रॉक्सीज को मदद देना नहीं हुआ, कोई भी जो इनका, जिस चीज से इन्होंने शुरू करा था लड़ाई, वो कुछ भी इनको हासिल नहीं हुआ है। देखिए, जब भी लड़ाइयां होती हैं, दो चीजें मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होती हैं। आप लड़ाई में जब जाते हैं तो आपको इस बात का बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए कि मेरी डिजायर्ड एंड स्टेट क्या है, इस युद्ध के बाद मैं क्या चाहता हूं। मुझे नहीं लगता अमेरिका को इसके बारे में जरा भी पता है, उनको मालूम नहीं वो चाहते क्या है। रिजिम चेंज पता नहीं क्या चाहते हैं, उनको मालूम नहीं है। तो इस वजह से उनको तकलीफ होने वाली है। दूसरी चीज होती है एक नोशन ऑफ विक्ट्री। अब क्या होगा कि अमेरिका क्या कर रहा है, अभी जितने भी ट्रंप के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपने अभी कहा कि हम जीत चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, वो एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। और वो एक ग्राउंड इसलिए तैयार कर रहे हैं कि वो अपने लोगों को ये बता सकें कि हमने ईरान पे हमला किया, हमने उनकी एयरफोर्स मटियामेट कर दी, नेवी मटियामेट कर दी, ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया, एडी गई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गया, सब कुछ गया, आईआरजीसी गया, लीडरशिप गई, हम नहीं गए और हम जीत गए। और वो एक नोशनल विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे कि अमेरिका जीत गया और हमारा मालाओं से स्वागत करो, और यहां से वो दुम दबा करके निकल जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि उनके जितने भी स्टेटमेंट्स अभी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का माहौल बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि वो यहां से एक फेस सेविंग डाउन रैंप लेकर के और निकल जाए। सर, अभी के हालात में आपको क्या लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का राग अलाप रहे हैं और ईरान की तरफ से जो स्थिति क्लियर की गई है, वॉर और ज्यादा खराब हो सकता है, और ज्यादा न्यूक वेपन की तरफ जा सकता है, या कोई बीच का रास्ता अभी आपको दिख रहा है पीएम मोदी के ईरान के राष्ट्रपति से बात करने के बाद? एक है प्रधानमंत्री का ईरान के राष्ट्रपति से बात करना, दूसरा यह है कि अमेरिका को इस बात का पूरा गुमान हो गया है कि उनको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा आघात लगा है। दूसरी बात, जिस प्रकार का रिएक्शन, रिटेलिएशन ईरान का आया है, उसको दूर दूर तक उन्होंने सोचा नहीं था कि इस प्रकार से ईरान रिटेलिएट करेगा।
इतनी रेजिलियंस डिस्प्ले करेगा और उस रेजिलियंस के साथ लगातार वो हमारे ऊपर हमले करता रहेगा। कुछ देर पहले कल या परसों जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान की पूरी एयरफोर्स खत्म कर दी, आर्मी खत्म कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उनका स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ था। उसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने अमेरिका के 2 टैंकर्सों को आग लगा दी और पूरी तरह से उनको ध्वस्त कर दिया। ये मैसेजिंग थी। तो देखिए जिस प्रकार से, देखिए जब भी युद्ध है, जब तक आपको उसकी एंड स्टेट नहीं पता कि आप चाहते क्या हैं, तब तक उस युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता। जब आपको पता ही नहीं है कि आप चाहते क्या हैं, तो आप किस स्टेज पे आके उस युद्ध को समाप्त करोगे? तो आज की जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ये युद्ध ज्यादा लंबा खिंचे, और वो एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि वो अपने अमेरिका की एक जीत डिक्लेयर कर सकें। उनका जो नोशन ऑफ विक्ट्री है, वो उसको वो बताना चाहते हैं कि अभी हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, आईआरजीसी को नुकसान पहुंचा दिया, उनके तमाम लीडर मार दिए, खamenei मार दिया। अब अमेरिका पूरी तरह से जीत चुका है और अब हम ईरान को माफ करते हैं और लड़ाई छोड़ के आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार का एक एक नैरेटिव। फेस सेविंग एग्जिट देखने का प्रयास हो रहा है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि यह निश्चित हो गया है कि उनके इस एक्शन का इमीडिएट जो इफेक्ट है वो सिर्फ फायर पावर से नहीं आ सकता। आपको जाकर के ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे, और बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के लिए सुसाइडल होगा। तो वो कोई और बूट्स ढूंढ रहे हैं, चाहे वो बूट्स पाकिस्तान से आए, चाहे कुर्दिस्तान से आए, चाहे कहीं और से आए, मुझे नहीं लगता। तो यही वजह है कि ट्रंप कहीं ना कहीं कोई ऐसा माहौल बनाएंगे और ऐसा बहाना ढूंढेंगे जिससे कि या तो वो वहां पर कोई बहुत बड़ा कांड कर दें, एटम बम छोड़ दें या कुछ कर दें, या फिर वहां से फेस सेविंग एग्जिट लेके निकल जाएं। सर, दूसरी तरफ जैसे ये कहा गया है मुज्तबा खमेनी की तरफ से कि जितने भी मिडल ईस्ट देशों में एयरबेस है अमेरिका के, वो हटा दिए जाए, वरना हम वहां पर हमले करते रहेंगे। और दूसरा वो कह रहे हैं कि हम पड़ोसियों पर हमला नहीं करना चाहते। तो वो एक तरह से डरा तो उन देशों को भी रहे हैं ना जहां पर अमेरिका के एयरबेस है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये सारे देश भी कहीं ना कहीं चाहें कि भाई अमेरिका हमको बचाने तो आया नहीं जब हम पर हमले हुए, तो वो भी तो चाहेंगे कि छुटकारा पा लिया जाए अमेरिका के एयरबेस से, या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल यही उद्देश्य, ईरान का उद्देश्य क्या है? ईरान ने जो अभी जो उनके मुर्तबा खamenei ने बातें कही हैं, उसमें 2 बातें इन्होंने गल्फ के देशों के बारे में कही हैं। पहली बात कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, इन पर हमले जारी रहेंगे, इन पर, और अमेरिका के जितने बेसिस हैं उनके ऊपर, तमाम के ऊपर हमले जारी रहेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ है। ईरान ये सिद्ध करना चाहता है कि जिस अमेरिका को आपने बुलाया था कि वो आपकी सुरक्षा करेगा, वो अमेरिका आपकी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। आपको हमारे पास हमको देखना होगा। देखिए, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि जो खाई है अरबों के और ईरानियों के बीच की, जो खाई है वो अभी की नहीं है, बहुत पुरानी खाई है। हमारे कई मित्र हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, वो कुछ लोगों ने इस तक कहा, ये तक कहा है कि हमें ज्यादा खतरा इजराइल से नहीं है। अरबों ने कहा है हमें ज्यादा खतरा इजराइल से नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा खतरा हमें ईरान से है। तो ये बात इनके जहन में कहीं ना कहीं थी, और इसी वजह से उन्होंने अमेरिका के बेसिस यहां पर अपने अपने देशों में बनने दिए। और ईरान अब ये बताना चाहता है, जताना चाहता है उन देशों को कि मैं जब चाहूं आपके ऊपर फ्रीली हमले कर सकता हूं, और अमेरिका आपकी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। और दूसरी बात, अमेरिका हजारों मील दूर बैठा है, मैं आपके पास, आपके साथ यहां हूं, और आपको अगर कोई यहां पर पेट्रोनेज दे सकता है, बड़ा वृहद हस्त दे सकता है, तो वो मैं हूं। ये उनका कहीं ना कहीं एक सोच विचार रहा होगा। इसी वजह से उन्होंने कहा कि गल्फ कंट्रीज पे भी हमले जारी रहेंगे और अमेरिका को अपने तमाम बेसिस को यहां से हटाना होगा। ये बातें कहने की हैं, ये संभव नहीं है किसी कीमत पे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, किसी कीमत पे अमेरिका अपने सारे बेसिस को नहीं हटाएगा।
बिल्कुल, इनको हटाया भी नहीं जा सकता क्योंकि ईरान को तो फिर खुला हाथ मिल जाएगा ना, फ्री हैंड मिल जाएगा, कभी भी किसी को ठोक देगा जैसे अभी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं सर जो कि अगर समझौता होता है, सीज़ फायर होता है या आपस में बैठकर बातचीत होती है, जैसे पीएम मोदी ने फ़ोन पर बात करते हुए ईरान के राष्ट्रपति से कहा है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो ये तो तभी होगा अगर ये लोग टेबल पर आकर बैठते हैं। लेकिन अभी तो जैसे हालात बने हुए उसमें तो लग नहीं रहा कि बातचीत होगी या नहीं होगी या कहीं किसी समझौते पर पहुंचते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन पीएम मोदी ने अगर बात की है ईरान के राष्ट्रपति से तो किसी ना किसी वजह से की है और उसके पीछे और देशों की रजामंदी भी हो सकती है। इसको बैकडोर चैनल भी कहा जा सकता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में यहां से कोई खबर निकले, यहां से कोई समझौता निकले, यहां से कोई बात निकले। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम।